हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं ग्रुप डी व एनटीपीसी 2025 से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आपको इस क्लास में हम उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं जो कि दोस्तों हाल ही में रेलवे के एग्जाम्स में ट्रेंडिंग में दोस्तों क्वेश्चंस बने हुए हैं। इसलिए दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास तैयारी करने के लिए ये 4 बुक्स होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें दोस्तों आपको रेलवे मैथ्स, रेलवे रीजनिंग, रेलवे जनरल स्टडीज़ व रेलवे जनरल साइंस की बुक्स देखने को मिल जाएंगी। मात्र दोस्तों इन चारों बुक्स की पीडीएफ आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएंगी। और दोस्तों इनमें रेलवे में अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2025 तक अपडेटेड है दोस्तों, उन सभी एग्जाम्स में के क्वेश्चंस आपको इन चारों बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में इनकी आपको चारों बुक्स की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपको इनकी ई बुक्स यानी पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों हाल ही में आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था, वे दोस्तों एलपी का एग्जाम हुआ, तो उनमें यह क्वेश्चन बना है। दोस्तों किस राज्य सरकार ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है दोस्तों तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या दोस्तों राजस्थान। राइट आंसर होगा दोस्तों इस हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों एनडीडीबी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में दोस्तों समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनके फैक्ट्स से बनते हैं। एनडीडीबी की स्थापना 1965 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा दोस्तों की गई थी। यह है ऑपरेशन फ्लड। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड ये दूध उत्पादन के लिए चलाया गया था। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम के पीछे की प्रेरक शक्ति थी। दोस्तों आने वाले आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि एनडीडीबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी और दोस्तों किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो एनडीबी का मुख्यालय गुजरात के आणंद में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनडीडीबी का मुख्यालय दोस्तों गुजरात राज्य के आणंद शहर में दोस्तों स्थित है। साथ ही में दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, जो इसका मोटिव है वो क्या है? तो दोस्तों एनडीडीबी का उद्देश्य डेयरी किसानों की आय में वृद्धि करना, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध और डेयरी उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और डेयरी उद्योग को टिकाऊ बनाना है। यानी दोस्तों दूध उत्पादन इसका जो मेन मोटिव है वो रखा गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये फैक्ट्स दोस्तों एक्स्ट्रा याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में कौन सा देश राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य बन गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों सितंबर 2024 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश बना है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। दोस्तों नेपाल देश हाल ही में सितंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का दोस्तों 101वां सदस्य दोस्तों बना है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की, तो दोस्तों इसकी स्थापना भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के दौरान की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना दोस्तों ये भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की गई थी। जो दोस्तों इसकी सदस्यता और मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में इसमें 109 सदस्यीय देश और हस्ताक्षरकर्ता देश है। इसका मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा भारत में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों, जो इसमें जो कुल सदस्य देश हैं तो वो 109 है और जो इसकी स्थापना दोस्तों 2015 में की गई थी भारत और फ्रांस के
सहयोग से। वहीं दोस्तों जो इसका मुख्यालय है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच जिमैक्स 24 नौसैनिक अभ्यास में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच जिमैक्स 24 नौसैनिक अभ्यास में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है? ऑप्शन है दोस्तों INS सतपुड़ा, INS सह्याद्री, INS सुवर्ण या फिर दोस्तों INS शिवालिक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा इसका INS शिवालिक ने दोस्तों इसमें भाग लिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा। दोस्तों इससे जुड़े हम कुछ सैन्य अभ्यासों की बात करें जो भारत और दोस्तों कुछ देशों के बीच संयुक्त जो सैन्य अभ्यास होते हैं, खासकर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों भारत व ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है ओस्ट्रा हिंद। आपसे पूछ सकता है दोस्तों, भारत व ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच दोस्तों कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो वो ओस्ट्रा हिंद होता है। दोस्तों भारत बांग्लादेश के साथ संप्रीति होता है। चीन के साथ होता है दोस्तों हमारा हैंड इन हैंड। कौन सा दोस्तों? हैंड इन हैंड भारत व चीन की सेनाओं के मध्य दोस्तों होता है। अगला है फ्रांस। भारत व फ्रांस के बीच दोस्तों शक्ति होता है। और भारत व इंडोनेशिया की बात करें तो दोस्तों गरुड़ शक्ति भारत व इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये याद रखने हैं। साथ में दोस्तों अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना। तो हम आपको दोस्तों प्रत्येक क्लास की आपके व्हाट्सएप पर इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा है जो एक दोस्तों सही इनमें से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों वोल्टा मापी वोल्ट मीटर क्या विभवांतर को मापता है? एमीटर दोस्तों विद्युत धारा को मापता है? विभव मापी पोटेंशियोमीटर दोस्तों विद्युत वाहक बल है? या दोस्तों धारा मापी गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोधी है? दोस्तों इनमें से बताना है कौन सा इनमें से दोस्तों सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों गैल्वेनोमीटर से दोस्तों विद्युत प्रतिरोध को नहीं मापते हैं, बल्कि दोस्तों गैल्वेनोमीटर से दोस्तों विद्युत धारा को मापा जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम विद्युत प्रतिरोध की बात करें तो दोस्तों इससे यह दोस्तों ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों इनमें से गलत सुमेलित है, वरना दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 2 व 3 दोस्तों ये बिल्कुल सही सुमेलित हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4 यही गलत है और यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन लिया गया है जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। DP धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई थी? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। DP धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों तैयार और लॉन्च की गई थी? ऑप्शन है दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों DP धर मॉडल पर दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों तैयार की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो जो इसका टाइम पीरियड था वो दोस्तों 1974 से लेकर दोस्तों 1978 तक इसका दोस्तों टाइम पीरियड रहा था, क्योंकि दोस्तों जनता पार्टी सरकार बीच में आ गई थी और उन्होंने दोस्तों 1 साल पहले ही इस योजना को दोस्तों समाप्त कर दिया था। वहीं दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दोस्तों गरीबी हटाओ नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। वहीं दोस्तों 1975 में दोस्तों इमरजेंसी भी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लगाई गई थी। इसलिए दोस्तों ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में आपको याद रखना था दोस्तों जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये DP धर मॉडल पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा RBI का मौद्रिक नीति साधन नहीं है? दोस्तों RBI मौद्रिक नीति बनाती है जिसमें दोस्तों जो
दोस्तों इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है, उसी के दोस्तों यहाँ पर बनाए जाते हैं कि इन्फ्लेशन को कैसे दोस्तों यहाँ पर काबू किया जाए। तो उसमें दोस्तों पूछा गया है इनमें से कौन सा एक साधन है जिसको दोस्तों ध्यान में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन है सरकारी खर्च को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, बैंक दर को, खुला बाजार परिचालन को, या दोस्तों नगद आरक्षी अनुपात को। तो दोस्तों अगर हम बात करें बैंक दर की, तो दोस्तों जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है तो दोस्तों उसमें जो बैंक रेट होता है, बैंक दर होता है, उसको दोस्तों ध्यान में रखा जाता है। और खुला बाजार परिचालन, तो दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशंस को भी दोस्तों इसमें ध्यान रखा जाता है। नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो, तो दोस्तों इसका भी यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखा जाता है। लेकिन दोस्तों सरकारी खर्च, ये दोस्तों कोई इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में इसका ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों जो सरकार होती है तो दोस्तों उसका यहाँ से हो जाता है। लेकिन दोस्तों बैंक दर, खुला बाजार परिचालन में दोस्तों कैश रिजर्व रेशो, ये दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी जब बनाई जाती है तो इसमें दोस्तों इनका ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कौन सा स्थान भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थलों की सूची में नहीं है? दोस्तों अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो दोस्तों यूनेस्को में जो भारत की पहली साइट दोस्तों रखी गई थी वो दोस्तों 1983 में दोस्तों रखी गई थी। वहीं दोस्तों ऑप्शन है इसमें बोध गया के महाबोधि मंदिर परिसर, माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, या दोस्तों हुमायूं का मकबरा, या दोस्तों भीमबेटका के सेला सिरे। दोस्तों अगर हम बात करें भीमबेटका के सेला सिरे, तो दोस्तों 2003-4 में दोस्तों इनको भी यूनेस्को में दोस्तों रखा गया है। हुमायूं का मकबरा दोस्तों 1993 में इसको दोस्तों यूनेस्को में दोस्तों शामिल किया गया था। और दोस्तों बोध गया के महाबोधि मंदिर दोस्तों 2002 में बोध गया के महाबोधि मंदिरों को भी रखा गया है। लेकिन दोस्तों माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये दोस्तों यूनेस्को की कोई दोस्तों यूनेस्को में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बोध गया हुमायूं का मकबरा और दोस्तों भीमबेटका, ये दोस्तों यूनेस्को की साइट में दोस्तों सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अमृतसर में, बरेली में, शिमला में, दोस्तों चंडीगढ़ में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमृतसर। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दोस्तों अमृतसर में दोस्तों स्थित है। वहीं दोस्तों इससे जुड़े अगर हम कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है। अगला है दोस्तों राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा, ये दोस्तों गोवा में है। अगला है दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये दोस्तों मुंबई में स्थित है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दोस्तों चेन्नई में स्थित है। अगला है दोस्तों श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये अमृतसर में स्थित है। लोकनायक गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दोस्तों गुवाहाटी में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एक बार इनको आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? दोस्तों इनमें से कौन सा मठ अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर हम बेसिकली बात करें मठों की, तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में इनमें से दोस्तों तवांग मठ स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों तवांग मठ हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों थिक्सी मठ हो गया, हेमिस मठ हो गया और डिस्किट मठ हो गया, ये दोस्तों लद्दाख में स्थित है। चलिए बात करते हैं कुछ अन्य मठों की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों तवांग मठ ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। यह है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यह तिब्बत के ल्हासा के पोटला पैलेस के बाद दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा मठ है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अलची गोम्पा मठ ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के लेह जिले में स्थित है। अगला है दोस्तों गुरु घंटाड़ मठ।
गुरु घंटाड़ मठ ये हिमाचल में स्थित है। काये गोम्पा मठ ये दोस्तों ये भी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। एक बार आप इनको जरूर देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फुगताल मठ ये भी दोस्तों लद्दाख में स्थित है। साथ में दोस्तों पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। साथ में दोस्तों जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार थे, इनका दोस्तों नाम बदलकर किस वर्ष में दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था? तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में की गई थी। साथ में दोस्तों 1991-92 में जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता थे वो दोस्तों विश्वनाथन आनंद थे, जो कि दोस्तों जो चेस के शतरंज के मास्टर थे। वहीं दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 2021 में दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। वहीं दोस्तों आपसे पूछ सकता है 2002 में दोस्तों ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछता है दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो उसकी स्थापना दोस्तों 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के दोस्तों नाम बदलकर किया गया था। अगर आपसे खाली पूछता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना, तो ये दोस्तों 2002 व 3 के अंदर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों इनमें से जो बुडापेस्ट है वो किस नदी के दोस्तों तट पर स्थित है? ऑप्शन है टिग्रिस नदी, हडसन नदी, नील नदी या दोस्तों डैन्यूब नदी। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों हडसन नदी की, तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क दोस्तों हडसन नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। टिग्रिस नदी दोस्तों बगदाद शहर दोस्तों ये टिग्रिस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। लेकिन दोस्तों बुडापेस्ट की बात करें तो डैन्यूब नदी के किनारे पर यह देश बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है? इसी को दोस्तों काली मिट्टी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काली मिट्टी सुअत जुताई वाली मिट्टी इसी को बोला जाता है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रेगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? तो ये दोस्तों काली मिट्टी हो जाएगी, जो कि दोस्तों कपास व गन्ने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या दोस्तों मुख्यमंत्री। तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग अगर हम बात करें संविधान के आर्टिकल 315 से लेकर दोस्तों 323 तक इनका वर्णन किया गया है। वहीं दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसको दोस्तों राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि किसी राज्य के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है उसको हटा सकता है दोस्तों, उसको नियुक्त कर सकता है। वहीं दोस्तों जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसकी जो अधिकतम आयु होती है वो दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष का होना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर आपसे केंद्र का जो लोक सेवा आयोग होता है उसकी जो उम्र होती है वही दोस्तों 6 या 65 वर्ष हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? दोस्तों वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या है वो दोस्तों 550 है। पहले दोस्तों ये 552 हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया है और ये दोस्तों 550 अब हो चुकी है। वर्तमान में दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं वो दोस्तों 20 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोपला विद्रोह किन वर्षों के मध्य हुआ था? दोस्तों मोपला विद्रोह दोस्तों केरल राज्य के अंदर हुआ था और ये 1921-22 के मध्य दोस्तों ये हुआ था। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा मापने का मात्रक है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से कौन सा मात्रक है जो ऊर्जा को मापता है? मिलीग्राम, किलोग्राम, कैलोरी या दोस्तों ग्राम? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड कैलोरी। दोस्तों जो कैलोरी होता है तो इसी से ऊर्जा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का ऊर्जा गृह इनमें से किसे कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को, केंद्रक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, दोस्तों को, गोल्जी काय को। तो दोस्तों जो कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है तो वो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वो दोस्तों बलदेव सिंह जी को किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों बलदेव सिंह बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है हमारी क्लास का, यूरोपीय का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। साथ में दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। वो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी के लिए नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट करें। हम आपको दोस्तों पूरे नोट्स ग्रुप डी के लिए प्रोवाइड करा देंगे। हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।